नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी और चैप्टर 1 का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर 1 से, टोटल क्वेश्चन सब्जेक्टिव देखेंगे चैप्टर 1 का। और ये क्लास ज्योग्राफी का होने वाला है और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 1 की डिटेल एक्सप्लेनर ज्योग्राफी की, जो कि चैप्टर 1 की है। ऑल सब्जेक्टिव देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जितना प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है चैप्टर 1 से, सभी प्रश्न हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 का, ऑल ऑफ दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। चैप्टर नंबर 1 है, ज्योग्राफी का है, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। तो देखेंगे हम सब प्रश्न। टोटल इसमें देखते हैं कि कितना प्रश्न है। टोटल प्रश्न है इसमें है 9 प्रश्न है। टोटल प्रश्न 9 पूछा जाता है, मतलब इस चैप्टर से 9 प्रश्न पूछा जाता है टोटल एग्जाम में। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वही सब प्रश्न हम सब देखेंगे, क्योंकि जितने साल पूछे गए हैं हर साल का प्रश्न यही सब प्रश्न पूछता है। आपकी बार भी पूछेगा तो इसी चैप्टर से और यही सब प्रश्न पूछेगा। एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है इस चैप्टर से, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बहुत ही सरल प्रश्न है और आसान भाषा में आपको बताऊंगा, एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप सबको कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 1 कहता है मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए। प्रश्न 1 कहता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। और यह प्रश्न बता देते हैं आप सबको 2017 में, 2019 में, 21 में, 23 में पूछा गया है यह प्रश्न। तो आप सब देख लीजिए, 2 साल गैप करके पूछा है। यहाँ पर भी 2 साल गैप करके पूछा है। हो सकता है कि आपकी बार भी पूछ सके 3 साल गैप करके। तो प्रश्न 1 का उत्तर देखते हैं हम सब। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उनके कामों का अध्ययन किया जाता है, जैसे गांव, शहर, सड़क, रेल मार्ग, खेती, व्यापार, उद्योग आदि आदि चीज मानव भूगोल में आते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, मतलब मानव भूगोल क्या है। कहने का अर्थ है प्रश्न की मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, कहने का अर्थ है कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल वह है जो भूगोल के अंतर्गत आने वाला, ये तो एक शाखा है मानव भूगोल। तो भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव से जुड़ी हर वह काम या क्रिया के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को तो हम मानव भूगोल कहते हैं। जैसे परिवहन, परिवहन में जितने भी चीज़ आगे, रेल मार्ग, जल मार्ग, स्थल मार्ग, जितने भी सभी आगे, तो वो तो मानव भूगोल ही तो है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत ही तो यह सभी जानकारी का पढ़ते हैं। तो परिवहन, व्यापार आदि, गांव गांव के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? मानव भूगोल में ही पढ़ेंगे। तो कहाँ थे हम सब? मानव भूगोल को देख रहे थे। मानव भूगोल को परिभाषित, मतलब मानव भूगोल क्या है, कहने का अर्थ यही है। तो मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव की क्रिया के बारे में सभी चीज़ की अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो मानव भूगोल कहते हैं। जैसे गांव, गांव में कौन रहता है? मानव। गांव को किसने बनाया? मानव। शहर, शहर किसने बनाया? मानव। शहर में तो मानव की क्रिया होती है, मानव की काम होती है। क्रिया करने का अर्थ है काम। सड़क, रेल मार्ग, खेती, व्यापार, उद्योग, परिवहन आदि जो चीज़ें जो मानव के द्वारा बनाई गई हो, वह सब के बारे में, जिसमें मानव उसमें काम करता हो, फैक्ट्री, उद्योग जैसे हो गया, जिसमें मानव काम करता हो, वह सब के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने का अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करते हैं पढ़ के, तो इसे हम मानव भूगोल कहते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 1 कंप्लीट हो गया, तो प्रश्न 2 देखते हैं हम सब। प्रश्न 2 कहता है भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 2 कहता है कि भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रश्न 2 कहता है कि भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। वही कहने का अर्थ है कि भौतिक भूगोल क्या है। तो देखते हैं हम सब। भौतिक भूगोल धरती की उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, मतलब भौतिक भूगोल में धरती की उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो प्रकृति ने बनाई है, जैसे पहाड़, नदी, मिट्टी, जंगल, मौसम, हवा आदि। भौतिक भूगोल कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी, मतलब पर्यावरण, एक तरह से कह सकते हैं कि प्राकृतिक, प्राकृतिक द्वारा जितने भी चीज़ बनाई गई है उसे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं और उसे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे पहाड़, पहाड़ क्या मानव बनाया? नहीं ना। नदी कौन मानव बनाया? नहीं ना। मिट्टी कौन बनाया? नहीं ना। मतलब भी मिट्टी को नहीं बनाया, मतलब ये स्वतः ही पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। कहने का अर्थ है कि प्रकृति से स्वतः ही उत्पन्न हुआ। इसे ही हम कहते हैं भौतिक, अर्थात इसे ही कहे, इस सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जो कि स्वतः पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। एक तरह से बोल सकते हैं कि ईश्वर द्वारा हमें जो प्राप्त हुआ, और ईश्वर द्वारा जो जानकारी हम उससे प्राप्त करते हैं, तो उसे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। पहाड़, नदी, मिट्टी, जंगल, मौसम, हवा, पानी, जल आदि जितने भी
सामग्री के बारे में हम अध्ययन करते हैं, समुद्र, ये सभी क्या हो गया, भौतिक भूगोल में ही हम सब पढ़ते हैं। तो इसका हम इस तरह ही लिखेंगे कि भौतिक भूगोल पृथ्वी के उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो प्रकृति से जुड़े हो, प्रकृति से जुड़े हुए चीज़ के अध्ययन करने वाले को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। तो देख लिए अगला प्रश्न आप सब देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 भी भौतिक भूगोल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 कहता है भौतिक भूगोल की 2 शाखाओं का नाम बताएं। प्रश्न 3 टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। प्रश्न 3 है कि भौतिक भूगोल की 2 शाखाओं का नाम लिखा है। प्रश्न 3 है कि भौतिक भूगोल, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि उस शाखा मतलब भौतिक भूगोल में क्या क्या चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, उसका 2 मुख्य पॉइंट बताइए, अर्थात 2 मुख्य शाखा बताइए, 2 मुख्य प्रकार बताइए, भाग बताइए, जो भी बोल दीजिए आप। तो उत्तर है भौतिक भूगोल की 2 शाखाएं निम्नलिखित हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं हम सब। देखेंगे पहला शाखा भू आकृति विज्ञान और दूसरा शाखा है जलवायु विज्ञान, मतलब जलवायु विज्ञान और भू आकृति विज्ञान। तो भौतिक भूगोल में ही हम सब पढ़ते हैं। तो भू आकृति विज्ञान में हम सब क्या पढ़ते हैं, भू आकृति विज्ञान में हम सब पर्वत पढ़ेंगे। भूमि, भू मतलब कहने का अर्थ है भूमि, भूमि से रिलेटेड जितने भी चीज़ होते हैं वो भूमि भू आकृति विज्ञान में पढ़ेंगे। जैसे पहाड़, पर्वत, मैदान, ये सब कहाँ होते हैं, मैदान पे, नदी, ये सब कहाँ होते हैं, धरती, पृथ्वी के अंदर के बारे में जो हम पढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर 11th में आप सब पढ़ चुके होंगे। तो वह सब जो पढ़ते हैं ये भी तो भू आकृति विज्ञान में ही तो आएंगे ना। भू आकृति भूगोल भी बोल सकते हैं, भू आकृति भूगोल के अंतर्गत आएगा। तो अगला है अगला 2 नंबर पॉइंट है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान मतलब क्या, जलवायु, जल से रिलेटेड, एक तरह से कह सकते हैं मौसम, मौसम के बारे में जो अध्ययन करते हैं। जलवायु को मौसम ही कहते हैं, दूसरे रूप में मौसम कहते हैं। जलवायु बड़ा होता है, लगभग 33 वर्ष तक का होता है और मौसम पल भर में बदलते रहते हैं। गाना भी आप सब सुने होंगे, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। इसमें जलवायु विज्ञान में या फिर जलवायु भूगोल में हम सब पढ़ते हैं मौसम, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता आदि की चीज़ों के बारे में हम सब अध्ययन करते हैं। तो जलवायु विज्ञान कहा जाता है। यही सब है और कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 होगा इस जगह 4 होगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि मानव भूगोल की किन्हीं 4 उपशाखाओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि मानव भूगोल की किन्हीं 4 उपशाखाओं का उल्लेख कीजिए। कहने का अर्थ है कि उपशाखा मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं वह सब बताना है। 4 गो चीज़ बताना है कि कौन कौन चीज़ के बारे। तो कहाँ थे हम सब, मानव भूगोल के उपशाखाओं के बारे में देख रहे थे। 4 उपशाखा पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 4 में कि मानव भूगोल की किन्हीं 4 उपशाखाओं का नाम बताइए, फिर उसका बारे में उल्लेख कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो हम सब इस प्रश्न को इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले तो आप सबको बताते हैं उपशाखा मतलब क्या। मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं उसी को हम सब उपशाखा बोलते हैं। यही कहने का अर्थ है। उपशाखा कोई अलग वर्ड नहीं है, उसका प्रकार पूछ रहा है, प्रश्न घुमा के पूछता है ताकि जो बच्चे हो फंस जाए। इसलिए आप सबको फंसना नहीं, एग्जाम में एकदम डिटेल्स में लिखना है और सही मन से जो हम आपको बताएंगे वही आप लिखना है। और आपको इस वीडियो के सिर्फ 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर माइंड में होगा, एकदम बैठ जाएगा। ठीक है ना। तो हम सब इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है मानव भूगोल की 4 प्रमुख उपशाखा, उप क्षेत्र भी बोलते हैं उपशाखा को, निम्नलिखित है। मानव भूगोल की 4 प्रमुख उपशाखा या उप क्षेत्र निम्नलिखित है। तो पहला है सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा है सैन्य भूगोल, तीसरा है जनसंख्या भूगोल, चौथा है चिकित्सा भूगोल। और भी चीज़ होते हैं जैसे कि खनन भूगोल, ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत ही आते हैं। खनन कौन करता है, मानव करता है। बहुत सारे हैं, लगभग 10-15 गो है। आप सबको सिर्फ 4 पूछा है तो 4 ही देखेंगे। तो हम सब देखिए सांस्कृतिक भूगोल में क्या देखते हैं, संस्कृति मतलब मानव जो संस्कृति क्रियाकलाप करते हैं, पर्व त्यौहार के बारे में वो सब देखते हैं। सैन्य भूगोल मैंने सैन्य रक्षा से रिलेटेड जितने भी जानकारी होते हैं वो सैन्य भूगोल में पढ़ते हैं। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी भूगोल होते हैं वो जनसंख्या भूगोल में पढ़ते हैं। जैसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, नहीं सर चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। NCERT के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे आप सब मानव विकास सूचकांक HDI। और चिकित्सा भूगोल में चिकित्सा से संबंधित जानकारी के बारे में हम सब पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है मानव का प्रकृतिकरण क्या है। प्रश्न 5 कह रहा है कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है। देखिए आप सबको बता देते हैं कि इस चैप्टर में है एक मानव का प्रकृतिकरण क्या है और प्रकृति का मानवकरण क्या है। यह दोनों प्रश्न पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में। कोई भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड को आप, तो हर एक एग्जाम में मानव का प्रकृतिकरण या फिर प्रकृति का मानवकरण यह हमेशा पूछा जाता है। इसे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो हम सब देखते हैं मानव का प्रकृतिकरण क्या है। 2024 में प्रश्न पूछा गया था। उत्तर है जब इंसान अपना जीवन प्रकृति के हिसाब से जीता है तो उसे मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। पुराने समय में जब इंसान के पास तकनीक ना ही था
तब वह पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। वह बारिश, सूरज, हवा आदि नदी पर ही जीता था। आदि मानव प्रकृति की शक्ति से डरता था, प्रकृति की जो शक्ति थी उससे डरता था और उनकी पूजा करता था जो आदि मानव थे। कहने का अर्थ है, आप सबको हम बता देते हैं कि कहने का अर्थ है प्रकृति का मानवीकरण, कि मानव प्रकृति पर पूरी तरह से आश्रित रहता था। यह कब होगा? अभी तो हम सब प्रकृति पर पूरी तरह आश्रित नहीं रहते हैं। पूरी तरह आश्रित कहने का मतलब है कि प्रकृति अगर वर्षा करेगा तो हम सब उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वर्षा से हम सब कुछ भी नहीं कर सकते। वर्षा हो रहा है तो हो रहा है। वर्षा अगर अधिक होगा तो बाढ़ आएगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्रकृति से द्वारा वर्षा होगी तो बाढ़ आएगा तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बाढ़ होगा तो हम सब उस बांध बना के उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन आदि मानव मतलब प्राचीन जमाने के जितने भी आदमी होते थे वह सब कुछ नहीं कर सकता था। जैसा प्रकृति चाहता था करना वैसा ही करता था। वह ये मानव का प्रकृतिकरण। जैसे पहले लाइन ही बोल रहा है कि जब इंसान अपना जीवन प्रकृति के हिसाब से जीता है, मतलब प्रकृति जिस तरह चाहता है उसी तरह हम सब जीते हैं, तो उसे ही मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। जैसे पुराने समय में तकनीक नहीं था, मतलब पुराने समय में टेक्नोलॉजी की विकास नहीं हुई थी, तो प्रकृति जैसे चाहती थी वैसे हम जीते थे। पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। प्रकृति से ही हम खाना प्राप्त करते थे, फल फूल जो भी खाते थे, मांसाहारी शिकार करके खाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं। अभी हम स्वयं अपने खेत में कोई भी फसल उगा के अपने से ही खाते हैं, मतलब अपने पर निर्भर है। मतलब प्रकृति का मानवीकरण हम सब अभी करती है। अब पहले जो प्राचीन मानव थे तो मानव का प्रकृतिकरण पर निर्भर था। इसका उल्टा जस्ट होता है प्रकृति का मानवीकरण। अभी क्या, प्राचीन जो मानव थे वह मानव का प्रकृतिकरण थे। अभी मतलब वर्तमान में जो आधुनिक मानव है प्रकृति का मानवीयकरण है। ये बात हमेशा समझ में रखना, उल्टा है, जस्ट उल्टा, बराबर एकदम। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हवा, सूरज, हवा और बारिश जो होते हैं, या फिर सूरज या फिर हवा या नदी पर हम सब पूरी तरह आश्रित रहते हैं। मानव का प्रकृतिकरण में कहेगा तो मानव का प्रकृतिकरण के उदाहरण जैसे बारिश, सूरज, हवा पर हम सब पूरी तरह से आश्रित रहते हैं। तो यही कहने का अर्थ है और उसमें कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि मानव भूगोल की 3 उपागम को लिखें। प्रश्न है मानव भूगोल की 3 उपागम को लिखें। तो हम सब पहले समझते हैं प्रश्न क्या रहा है। प्रश्न कहता है कि मानव भूगोल की 3 उपागम को लिखें। उपागम मतलब मानव भूगोल की में क्या क्या पढ़ते हैं, वही 3 गो मुख्य पॉइंट लिखना है। मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं वही लिखना है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, मानव भूगोल की 3 उपागम का नाम इस प्रकार है, या फिर लिखेंगे मानव भूगोल की 3 उपागम निम्नलिखित हैं। तो पहले देखेंगे अन्वेषण और वितरण, फिर दूसरा देखेंगे प्रादेशिक विश्लेषण, तीसरा देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। तो हम सब प्रश्न को सही से समझेंगे और सही से समझ के साथ सही आंसर भी समझने का प्रयास करेंगे। एकदम डिटेल में और हिंदी में समझेंगे, सरल भाषा में हम सब प्रश्न को समझाएंगे आपको, ठीक है ना। तो अन्वेषण और वितरण कहने का अर्थ है, अन्वेषण मतलब होता है खोज और विवरण मतलब होता है, वितरण नहीं बल्कि विवरण। विवरण मतलब होता है जानकारी। जब मानव भूगोल की शुरुआत हुई तब उस समय खोज और खोजता था, किसी जगह को खोजा जाता था और उस जगह की जानकारी प्राप्त करके उसी जगह के बारे में सिर्फ पढ़ा जाता था। मतलब खाली खोज और जानकारी के बारे में पढ़ा जाता था जब मानव भूगोल की शुरुआत हुई। वही कहता है कि नए स्थानों की खोज और उनका वर्णन करना। मतलब कोई नई स्थान की खोज करती थी, उसके बारे में थोड़ा मोड़ा पता कर लिया और वही मानव भूगोल के अंतर्गत हम सब यही पढ़ते हैं। वही कहता है, इसीलिए तो प्रश्न कहता है कि मानव भूगोल के 3 उपागम को लिखें। मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। शुरू में क्या होता था, अन्वेषण और वितरण होता था। फिर दूसरा स्टेप जब आगे बढ़े तो दूसरा स्टेप में प्रादेशिक विश्लेषण होने लगा। प्रादेशिक विश्लेषण मतलब जिस जगह की हम खोज किए उसके बारे में हम देखें। तो फिर प्रादेशिक विश्लेषण में क्या होगा, उस जगह प्रकृति जो पर्यावरण है, पर्यावरण और मानव के बीच कैसा एक तरह से प्रतिस्पर्धा होने लगा। मतलब पर्यावरण और मानव किस तरह जुड़कर अपना जीवन व्यक्तित्व करता है, वह चीज़ पढ़ने लगे हम सब। दूसरा स्टेप जब आगे बढ़ा मानव भूगोल का, तो प्रादेशिक विश्लेषण में हम सब क्या पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र की प्रकृति और मानव संबंधित पहलुओं का अध्ययन करते हैं। न किसी एक क्षेत्र को ले लिए, न किसी एक विशेष क्षेत्र को ले लिए, उस क्षेत्र की प्रकृति और मानव के बारे में हम सब पढ़ते हैं। जैसे कि कोई क्षेत्र लिए, मान लीजिए कोई क्षेत्र ले लिए हम, और वहाँ के क्षेत्र में देखेंगे कि यहाँ कौन रहता है और यहाँ क्या है उस क्षेत्र के बारे में। मतलब वहाँ क्या है, मैदान है, पठार है, पर्वत है, और वहाँ कौन रहता है और क्यों रहता है, यही सब के बारे में हम सब जानकारी उस जगह की इकट्ठा करने लगे। जब दूसरा स्टेप प्रादेशिक विश्लेषण होने लगा तो फिर तीसरा स्टेप जब आगे बढ़ा मानव भूगोल का, तो तीसरा स्टेप होने लगा उत्तर आधुनिकतावाद। उस समय
तो हम सब देखने लगे किसी क्षेत्र को लेकर, और उसमें देखिए सबसे पहले तो हम सब देखे खोज किए, खोज करके उसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लिए, अन्वेषण और विवरण कर लिए। फिर दूसरा हम देखें प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण में मानव को देखें और उसमें पर्यावरण को देखें, अर्थात प्रकृति को देखें, उसके बीच किस तरह संबंध है, मानव और पर्यावरण के बीच किस तरह संबंध है उसको हम देखें। तो फिर आगे बढ़ा, जब मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र आगे बढ़ा तो उत्तर आधुनिकतावाद आया। उत्तर आधुनिकतावाद में देखने लगे उस जगह के मानव, मतलब किसी क्षेत्र के मानव के बारे में हम उस मानव की संस्कृति ऐसा ही क्यों है, मतलब उस जगह की सांस्कृतिक व्यवहार, बोल, भाषा आदि उस समय उस जगह की इसी तरह क्यों है, उसके बारे में भी अध्ययन करने लगे। तो तीसरा कहता है उत्तराधुनिकतावाद समाज और संस्कृति के नए नज़रिए को समझा। फिर जब आगे बढ़ा उत्तर आधुनिकतावाद आया तो समाज के बारे में हम सब जानने लगे, फिर संस्कृति के बारे में जानने लगे। इसी तरह मानव भूगोल के 3 उपागम को हम लिख सकते हैं। नंबर 1 देंगे अन्वेषण और विवरण, नंबर 2 देंगे प्रादेशिक विश्लेषण, नंबर 3 देंगे उत्तर आधुनिकतावाद। इस तरह हम सब समझ जाए। तो देखते हैं फिर अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, किन्हीं 2 जर्मनी भूगोल वेत्ताओं का नाम लिखे। भूगोल वेत्ता मतलब क्या? भूगोल वेत्ता मतलब भूगोल के बारे में जो अध्ययन करता है उसे हम भूगोल वेत्ता कहते हैं न। जर्मनी के भूगोल वेत्ता का हमें नाम लिखना है। जर्मनी के भूगोल का जो अध्ययन करते हैं उसके बारे में हम लिखना है। जर्मनी का, केवल जर्मनी का लिखना है और किसी देश का नहीं। देखिए हर देश में भूगोल वेत्ता होते हैं। इंडिया में है, भारत में है, जर्मनी में है, यूके में है, अमेरिका में, फ्रांस में, ब्राजील में, सभी देश में रहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है जर्मनी का। अच्छा, आप सब साइंस के नज़रिए से बता सकते हैं कि जर्मनी का क्यों पूछे? क्योंकि हम सब अपने जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसमें जर्मनी के भूगोल वेत्ता के बारे में पढ़ते हैं। जो भी ये सब सिद्धांत दिए हैं, मानव का प्रकृतिकरण, नव निश्चयवाद, संभववाद, नव नियतिवाद, अमूल विचारधारा, ये सब वहाँ यूरोप से ही आया है। इसलिए हम सबको पूछा है जर्मनी भूगोल वेत्ता का नाम लिखें। तो जर्मनी भूगोल वेत्ता का बहुत सारा नाम है, तो मैं 2 को ही पूछा है तो हम सब इस तरह लिखेंगे। 2 जर्मनी भूगोल वेत्ता का नाम इस प्रकार है। फ्रेडरिक रेटजेल पर है, फ्रेडरिक रेटजेल, अलेक्जेंडर वार्ड हम्बोल्ट, फ्रेडरिक रेटजेल और भी है रिटर, फ्रेडरिक रेटजेल है और रिटर भी है और अलेक्जेंडर वार्ड हम्बोल्ट भी है। तो इस तरह हम सब लिखेंगे। एग्जाम में आपको एकदम फुल में फुल मार्क्स मिलेगा इस तरह अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो। ठीक इसी तरह आपको लिखना भी है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है सामाजिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों का नाम लिखा। मतलब सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, वही बोलता है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत 4 उपक्षेत्रों का नाम लिखा। तो सामाजिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र निम्नलिखित है। मतलब लिखेंगे 4 जो उपक्षेत्र है बहुत है, 4 से भी ज़्यादा है, इसलिए हम सब निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट 1 कहता है व्यवहारवादी भूगोल, मतलब व्यवहार के बारे में जिस भूगोल में अध्ययन करते हैं उसे व्यवहारवादी भूगोल कहते हैं। सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल। सामाजिक भूगोल मतलब समाज में किन किन क्रिया होते हैं उन सबसे रिलेटेड हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं। यह भूगोल जैसे व्यवहारवादी भूगोल, व्यवहार की चीज़ें कहाँ पर होती है, समाज में होती है। संस्कृति पर्व त्यौहार जो होते हैं कहाँ पर होते हैं, तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ही रखेंगे हम। लिंग भूगोल मना मेल पुरुष की यह जो विशेषता होती है, तुम मेल मैं फीमेल, इस तरह के बारे में जो जानकारी होते हैं वो भी सामाजिक भूगोल के में ही पढ़ते हैं। चिकित्सा भी एक तरह से समाज में भी होता है। समाज के आदमी को ही तो चिकित्सा की आवश्यकता होती है। चिकित्सा कहने का मतलब है मेडिकल फैसिलिटी। उनके भूगोल के बारे में जो अध्ययन करते हैं सामाजिक भूगोल के में ही रखेंगे हम सब। सिंपल है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग भी ये प्रश्न डिटेल से समझ गए। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। इस प्रश्न को लगा लीजिएगा आप सब। VVI ये प्रश्न VVI प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने के लिए लगभग 99.8 पॉइंट गारंटी हम देंगे। 99.8 ये प्रश्न आने के लिए गारंटी हम देंगे। यह प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन 8 लिख दिए। प्रश्न कहता है निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। यह प्रश्न मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और एकदम सटीक से बताऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो हम सब कहाँ थे, हम सब यही देख रहे थे कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो हम बोले थे आपको इसे डिटेल में समझाएंगे। तो आपको बताते हैं निश्चयवाद जिसे कि पर्यावरणीय निश्चयवाद भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट डिस्टर्मिनेशन। निश्चयवाद जिसका दूसरा नाम पर्यावरणीय निश्चयवाद भी बोला जाता है। ये सब कुछ नहीं है, ये एक विचारधारा है। निश्चयवाद संभववाद ये एक विचारधारा है। किसके बीच में विचारधारा है? मानव और प्रकृति के बीच का एक विचारधारा है कि मानव शक्तिशाली ज़्यादा है या फिर प्रकृति ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हम सब जो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 है तो उसमें हम 3 विचारधारा पढ़ते हैं, एक निश्चयवाद, फिर संभववाद, फिर नव निश्चयवाद, जिससे रुको या जाओ सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब रुको या जाओ वाद भी कहते हैं। तीसरा है
तो हम सब देख रहे हैं कि निश्चयवाद और संभववाद, तो इसके बीच में अंतर स्पष्ट करने बोलते थे, लेकिन हम आपको इससे पहले बताते हैं कि क्या है नव निश्चयवाद विचारधारा और संभववाद। तो नव निश्चयवाद एक ही बात कहता है कि इंसान प्रकृति का गुलाम है। मतलब इसमें कहता है कि प्रकृति ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मानव और प्रकृति के बीच सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रकृति है। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर प्रकृति रेगिस्तान में पानी नहीं दिया है तो कह दिया है कि प्रकृति खेती करना एकदम मुश्किल है। प्रकृति का कहना यही है कि खेती करना एकदम मुश्किल है। जब पानी नहीं रहेगा तो खेती करना स्वाभाविक सी बात है कि मुश्किल होगा ही तो होगा। तो यही कहता है निश्चयवाद। निश्चयवाद और एक बात कहता है कि प्रकृति ये पूरी तरह से कहती है कि इंसान जो है प्रकृति की पूरी तरह से गुलाम है। यह विचारधारा कहती है कि पूरी तरह गुलाम है। और यह कहता है यह विचारधारा कहती है कि प्रकृति इंसान की ज़िंदगी और काम को चलाती है। यह विचारधारा क्या कहती है कि प्रकृति ही इंसान की ज़िंदगी और काम को चलाती है। मतलब इंसान प्रकृति के अनुसार जीता है। कहने का अर्थ है कि इंसान को कौन चलाता है, मतलब इंसान कैसे जीता है, प्रकृति जैसी चाहती है वैसे जीता है। वह उसे बदल नहीं सकता, जो प्रकृति हमें दिया है उसे हम बदल नहीं सकता। इंसान चाहे जो कर ले, मतलब इंसान जो भी कुछ कर ले, धरती, मौसम, जीवन, नदी आदि, पर्वत, पहाड़ आदि जैसे कहेगा वैसा ही कहेगा। मतलब कि आप बोलेंगे धरती सब बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, नहीं, प्रकृति नहीं बोलता है, बल्कि यह कहता है कि अगर जहाँ पर पहाड़ है तो वहाँ खेती मुश्किल होगा। तो यही तो एक तरह से भावना का विचार तो हुआ ना, भावना का स्थानांतरण तो हुआ ना, आदान प्रदान हुआ ना। मतलब कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति के अनुसार हम सब जीते हैं। मतलब इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर गुलाम है। निश्चयवाद विचारधारा यह कहता है। लेकिन संभववाद जो विचारधारा है यह बिल्कुल ही उलट है। यह कहता है कि संभववाद कुछ तो संभव है, मतलब प्रकृति को कुछ तो संभव है, प्रकृति का पूरी तरह से बदल नहीं सकते लेकिन कुछ बदल सकते हैं। लेकिन इस संभववाद का कहना है कि हम सब पूरी तरह से बदल देंगे। मतलब कहता है कि इंसान प्रकृति का गुलाम नहीं है, इंसान प्रकृति का गुलाम नहीं है। यह कौन कहता है? संभववाद। आप सबको बताएंगे कि ये दोनों विचारधारा कहाँ से उत्पन्न हुए। बहुत इंटरेस्टिंग ये विचारधारा है, ये दोनों जो निश्चयवाद संभववाद। तो संभववाद जो है वह कहता है कि कुछ तो संभव है, मतलब इंसान प्रकृति का गुलाम नहीं है। अगर इंसान चाहे तो रेगिस्तान में भी खेती कर लेगा। निश्चयवाद कहता है कि रेगिस्तान में आप खेती नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। और संभववाद कहता है कि नहीं, खेती कर सकते हैं, वहाँ बोरवेल के थ्रू नहर बना के हम तो खेती कर सकते हैं। सही बात है, दोनों बात तो सही बोल रहा है। तो फिर कौन सही है, संभववाद सही है या फिर निश्चयवाद सही है? और तीसरा विचारधारा है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद कहता है कि कोई नहीं शक्तिशाली है, नहीं निश्चयवाद, नहीं प्रकृति शक्तिशाली ज़्यादा है, नहीं मानव शक्तिशाली ज़्यादा है। दोनों के मेल से ही हम सब प्रकृति का विकास कर सकते हैं, मानव का विकास कर सकते हैं। शक्तिशाली कहने का अर्थ है कि विकास कौन करेगा, किसके मतलब अंदर में काम करके विकास करेगा। हम आपके अंदर में काम करके विकास करेंगे या फिर आप हमारे अंदर में रहकर काम करेंगे। यही बात यहाँ पर चल रहा है, निश्चयवाद और संभववाद। तो रुको और जाओ जो सिद्धांत है यह नव निश्चयवाद, वो कहता है कि कोई शक्तिशाली नहीं, नहीं मानव शक्तिशाली है, नहीं प्रकृति शक्तिशाली है। तो कहता है तब कौन शक्तिशाली है? तब कहता है कि कैसे विकास होगा? तब कहता है कि दोनों प्रकृति और मानव के बीच एक संबंध बना के एक तरह से सही समझ के साथ हम विकास की अवधारणा कर सकते हैं। लेकिन हम सब उतना नए डिटेल में जाएंगे तो देखते हैं निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट। जो निश्चयवाद है, निश्चयवाद ये किसने दिया था? निश्चयवाद फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। आप सबको पता है कि निश्चयवाद जो विचारधारा था किसने दिया था? फ्रेडरिक रेटजेल। पूरा नाम है फ्रेडरिक रेटजेल, शॉर्टकट में बोलते हैं रेटजेल। और निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? विद्वान, मतलब जो भी भूगोलवेत्ता थे उसका समर्थन कौन करते थे? तो आप सबको बता देते हैं एलन सी सैंपल, जो कि फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी। शिष्या कहने के मतलब छात्रा थी। छात्र को तो पुरुष रहता है तो छात्र बोलते हैं, और छात्रा बोलते हैं जो स्त्री रहता है। तो शिष्या और शिष्य वही हुआ, पुरुष और महिला एक तरह से बोल सकते हैं। और हम्बोल्ट, निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे? एलन सी सैंपल, हम्बोल्ट। और यह विचारधारा किसने दिया? फ्रेडरिक रेटजेल, शॉर्ट कोट नाम है रेटजेल। और संभववाद विचारधारा किसने दिया? लुसियन फेब्रे। संभववाद विचारधारा किसने दिया? लुसियन फेब्रे। और इसका समर्थन कौन है? जो संभववाद विचारधारा है इसका समर्थन बहुत सारे, जो संभववाद की विचारधारा के समर्थक है वो पॉल डीला विलावलांस। ये भूगोलवेत्ता कहाँ के थे? फ्रांस से था, पॉल डीला विलावलांस। और संभववाद विचारधारा किसने दिया था? आप सबको बता दिया कि संभववाद विचारधारा लुसियन फेब्रे ने दिया था। और निश्चयवाद विचारधारा फ्रेडरिक रेटजेल। और संभववाद विचारधारा और निश्चयवाद विचारधारा किस विचारधारा पर, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ? कहने का अर्थ है कि संभववाद विचारधारा और निश्चयवाद विचारधारा कहाँ से उत्पन्न हुआ? जो संभववाद विचारधारा था
प्रकृति घटक को महत्व देता था, मतलब प्रकृति का मानवीकरण से उत्पन्न हुआ और यह मानव का प्रकृतिकरण से उत्पन्न हुआ। दूसरा पॉइंट है कि इनमें प्रकृति घटक को महत्व माना जाता था और इसमें दूसरा पॉइंट है कि मानव घटक को महत्व माना जाता था। तीसरा पॉइंट है इनमें तकनीक की अनुपस्थिति रहती है, मतलब संभव बात कहता है कि इंसान गुलाम है तो तकनीक की क्या ज़रूरत है, इंसान पृथ्वी की गुलाम है, प्रकृति जैसे चाहेगी वैसे ही रहेगी, तो इसमें तकनीक की कोई ज़रूरत है? जब हम प्रकृति को बदलना ही नहीं तो तकनीक की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसमें तकनीक की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि यह कहता है कि नहीं, हम तो प्रकृति को बदल सकते हैं, जैसे चाहेंगे प्रकृति को वैसे अपनी उंगली पर नचा सकते हैं। संभव बात तो ये कहता है ना कि हम उंगली पर नचाएंगे प्रकृति को, उंगली पर नचा सकते हैं। कैसे नचाओगे? तो कोई इंस्ट्रूमेंट होना तो चाहिए, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, दिमाग, बुद्धि, विवेक, कौशल के जरिए तो हम नचा सकते हैं। वही बोलता है यहाँ तकनीक की आवश्यकता होती है, मतलब तकनीक की उपस्थिति होती है। तो हम सब देख लिए प्रश्न नंबर 9 देख लिए। तो अगला प्रश्न हम सब देखने वाले हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों का नाम लिखें। प्रश्न नंबर कहता है कि आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों का नाम लिखें। प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों का नाम लिखें। तो उपक्षेत्र मतलब क्या? उपक्षेत्र मतलब क्या क्या पढ़ते हैं उस चीज़ में, मतलब जैसे पूछा कि आर्थिक भूगोल, यह भी पूछ सकता है कि भूगोल के 4 उपक्षेत्रों का नाम लिखा है, मतलब भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। उसी तरह आर्थिक भूगोल कहने का आता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, वही 4 भूगोल के नाम बताए, तो उसका 4 टाइप्स बताए, 4 प्रकार बताए बोल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम सब आर्थिक भूगोल क्या है। ये जो आर्थिक शब्द है, मतलब आर्थिक शब्द आय से संबंधित है। आय मतलब पैसा, आय अगर कहीं सुने या फिर ऋण, ऋण या आय दोनों एक ही है, ये होता है पैसा। आर्थिक भूगोल का एक ही मकसद है, पैसा। आर्थिक भूगोल मतलब क्या? पैसा। आर्थिक भूगोल क्या है? जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। आर्थिक भूगोल क्या है? जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे कृषि करेंगे तो पैसा कमाएंगे, जरूर है। पशुपालन करेंगे तो भी पैसा कमाएंगे, उद्योग लगाएंगे तो भी हम पैसा कमाएंगे। कोई किसी भी काम को करके हम अगर पैसा प्राप्त हो तो उसे हम आर्थिक कहेंगे, आर्थिक काम कहेंगे। उसी प्रकार जिस क्रिया से हम काम पैसा की प्राप्ति हो वही सब आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कृषि क्या हुआ? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि कृषि करके हम पैसा कमा सकते हैं, जरूर पैसा कमा सकते हैं, तो हम आर्थिक भूगोल में रखेंगे। और उद्योग को भी हम आर्थिक भूगोल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उद्योग के जरिए तो हम पैसा कमाते हैं। देश की जीडीपी सबसे ज़्यादा कहाँ से बढ़ती है? उद्योग से। सबसे बड़ी तो पैसा की खजाना तो उद्योग ही है ना। उद्योग देश की सबसे बड़ी नींव अगर रखने वाली है कोई चीज़ तो है उद्योग। देश कौन चलाता है? पैसा से। देश कैसे चलता है? पैसा से। पैसा कहाँ से आएगा? उद्योग से, फैक्ट्री से सामान बनाएगा, निर्यात आयात होगा, आयात निर्यात, आंतरिक व्यापार हो या फिर बाह्य व्यापार हो, किसी भी के जरिए भी हो सकते हैं व्यापार, तो उसी से तो पैसा आएगा ना। तो आर्थिक भूगोल में रख सकते हैं उद्योग को, कृषि को रख सकते हैं, परिवहन को कैसे रख सकते हैं? परिवहन से तो हम पैसा कमाते हैं। जैसे रिक्शा वाला क्या परिवहन करके पैसा नहीं कमाता है, जरूर कमाता है। कोई भी माल अगर एक जगह से दूसरे जगह ले कर जाता है, कोई भी सामान, माल कहने का रहता है कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है, तो हम परिवहन के जरिए भी तो हम सब पैसा कमा सकते हैं, उससे भी तो पैसा होता है। तो परिवहन भी एक आर्थिक भूगोल है। क्या है? परिवहन भी एक आर्थिक भूगोल है। और अगला है व्यापार। व्यापार के जरिए भी तो हम तो पैसा कमा सकते हैं। कोई भी चीज़ का व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, व्यापार में दो ही वर्ड आता है, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट, आयात या फिर निर्यात। आयात निर्यात करके हम सब पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछेगा 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में, तो आप लिखेंगे आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र निम्नलिखित है, इस तरह लिखेंगे। फिर 1 2 3 करके लिख देंगे। ये लिख देंगे आप सब 1 2 3 करके आप लिख देंगे, तो आपको 3 में, अगर 3 नंबर में पूछेगा तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाए। अगर आपको 5 नंबर में पूछे तो इसके बारे में डिटेल से भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ताकि जो भी अगर टीचर आपकी कॉपी जांच कर रहे हैं तो जान सके कि आप अच्छे से लिखे हैं। तो हम आपको इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। ठीक। तो देखते हैं कृषि भूगोल। इनमें कृषि के स्थानिक वितरण, कृषि के प्रकार, फसल प्रारूप, कृषि तकनीक और कृषि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कृषि भूगोल में हम कृषि के स्थानिक वितरण, मतलब कृषि को किस किस टाइप में बांटते हैं, और कृषि के प्रकार, क्या क्या प्रकार है, कैसे कृषि किया जाता है, फल के बारे में, गुणवत्ता वाले फल, इस सब बारे में, कृषि किस तकनीक से कृषि कर रहे हैं, उस सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को हम कृषि के भूगोल में के अंतर्गत हम रखते हैं। फिर अगला है उद्योग भूगोल। अगला क्या है? उद्योग भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें उद्योग के स्थानिक वितरण, मतलब उद्योग के बारे में, औद्योगिक स्थानों का चयन, मतलब उद्योग कहाँ पर लगना चाहिए, कहाँ पर लगेगा ताकि सभी व्यवस्था हो जाए। समझ लीजिए कि अगर कहीं पर पानी से संबंधित
अगर उद्योग लगाना है तो वहाँ पर पानी, जिस उद्योग में समझ लीजिए कोई उद्योग है जिसे पानी की ज़रूरत है और हम उसे पानी के स्थान पे नहीं लगा के दूसरे स्थान पे लगाते हैं, तो फिर उस जगह तो समस्या होगी ना। वहीं पर बोल रहा है उद्योग स्थान का चयन करना, किस उद्योग पर किस स्थान पर उद्योग लगेगा। उद्योग पर प्रतिरूप तथा औद्योगिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब उद्योग भूगोल में इस सभी समस्याओं के बारे में हम सब अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो अगला है परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल है, इनमें विभिन्न परिवहन साधनों, जैसे परिवहन के साधन क्या क्या हो सकते हैं। रेल मार्ग हो सकते हैं, जल मार्ग हो सकते हैं, वायु मार्ग हो सकते हैं, बहुत सारे। सड़क मार्ग तो स्थानिक रेल मार्ग हो गया एक तरह से, स्थल मार्ग के अंतर्गत ही आते हैं सड़क मार्ग। रेल मार्ग भी एक स्थल मार्ग के अंतर्गत आता है। और अगला है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, ये सब भी आता है परिवहन के अंतर्गत, ठीक है। तो हम सब देख रहे हैं अभी अपने आप को एग्जैक्ट मतलब सही रूप ले लेते हैं ना। तो देखते हैं, रुक जाइए एक मिनट। कहने का अर्थ एक ही है, कहने का अर्थ है कि परिवहन के जितने भी साधन है, उसके जितने भी नेटवर्क है, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वही है परिवहन भूगोल। देख लेते हैं एक बार में डिटेल में, आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इनमें विभिन्न परिवहन साधनों जैसे सड़क, रेल, जलवायु आदि के नेटवर्क, वितरण, विकास और उनके आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, मतलब परिवहन भूगोल में। अगला है कृषि भूगोल। अगला क्या है? व्यापार भूगोल, सॉरी, कृषि भूगोल नहीं, व्यापार भूगोल। अगला है 4 नंबर व्यापार भूगोल। व्यापार भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट देखते हैं। इसमें आंतरिक एवं बाह्य व्यापार। आंतरिक कहने का अर्थ है कि देश के अंदर जो हम सब व्यापार करते हैं उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं, और बाह्य व्यापार मतलब देश के बाहर, या फिर एक क्षेत्र को ले लीजिए। जैसे हम एक राष्ट्र को लिए, राष्ट्र मतलब एक देश, देश के अंदर को वाले को हम आंतरिक व्यापार कहेंगे, या फिर देश के बाहर वाले व्यापार को, मतलब दूसरे देश से विदेशी व्यापार करेंगे तो उसे हम बाह्य व्यापार कहेंगे। अगर हम किसी राज्य के स्तर पर लेते हैं तो राज्य में अगर जो व्यापार होता है उसे आंतरिक व्यापार कहेंगे, फिर राज्य के बाहर जो व्यापार होगा उसे हम बाह्य व्यापार कहेंगे। राज्य को क्षेत्र के अंतर्गत, राज्य को अगर हम किसी क्षेत्र को केंद्र में रख के हम देखते हैं तो व्यापार वही बोलता है आंतरिक व्यापार या फिर बाह्य व्यापार। व्यापारिक केंद्रों का वितरण, इसमें व्यापारिक केंद्रों का वितरण, व्यापार के मार्ग के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करते हैं व्यापारिक भूगोल में। और संचार और व्यापार की समस्या का अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यापारिक भूगोल में आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, व्यापार के केंद्र का वितरण, मतलब किस जगह व्यापार होना चाहिए, कहाँ से व्यापार होना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब है मार्केट, व्यापार का केंद्र मतलब मार्केट। व्यापार का मार्ग, व्यापार कैसे करेंगे उस सब मार्ग के बारे में। संचार के बारे में मतलब कॉलिंग, एक तरह से संचार कहेगा, किसी माध्यम, सूचना को प्राप्त करने के लिए माध्यम की समस्या के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम व्यापारिक भूगोल कहेंगे। अगर हो सके तो आप सब इमेज भी बना दीजिएगा। अगर 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा तो इमेज के जरिए भी आप सब इसे समझ जा सकते हैं। किसी भी शॉर्ट फॉर्म में आप इमेज बना दीजिएगा और समझा दीजिए। मैं आपको इमेज के जरिए समझाता हूँ। जैसे कृषि देख लीजिए, यहाँ पर कृषि है, फिर उद्योग है, उद्योग भूगोल, परिवहन भूगोल, व्यापार भूगोल, कृषि हम इस तरह कहते हैं ना, उद्योग इस तरह करते हैं, उद्योग भूगोल। उद्योग कैसा रहता है, इसी तरह परिवहन कैसे होता है, वायु मार्ग से, जल मार्ग से, ये स्थल मार्ग, सड़क मार्ग, जिसे स्थल मार्ग के अंतर्गत ही आता है सड़क मार्ग। यह व्यापार मार्ग, व्यापार वर्ल्ड ऑफ व्यापार के जरिए बताया गया है यहाँ पर। तो इस तरह लिखेंगे। और नेक्स्ट में आप सब निष्कर्ष के तौर पे आप सब लिखेंगे आर्थिक भूगोल। निष्कर्ष के तौर में लिखेंगे आर्थिक भूगोल के ये 4 उपक्षेत्र मानव की आर्थिक क्रियाओं और उनके स्थानिक वितरण को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा संसाधनों के सतत एवं संतुलित उपयोग में सहायक होते हैं। कहने का अर्थ यही है कि आर्थिक भूगोल के जो हम चारों आपको भूगोल बताए उपक्षेत्र, आर्थिक भूगोल के चारों उपक्षेत्र या आर्थिक क्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण एकदम देश को चलाने के लिए एक तरह से संचालित करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इसी तरह से मेरा चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।